क्या होता है हमारे मरने के बाद? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वो क्या चीज है जो हमें होशो हवास से भरपूर एक नायाब इंसान बनाती है? हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही है। लेकिन अब कुछ बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट्स और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। क्या मौत हमारा अंत है? सिर्फ एक सन्नाटा, अंधेरा, खालीपन, या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसी दिव्य चमक मौजूद है जो हमारा शरीर बेजान हो जाने के बाद भी जिंदा रहती है? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स हजारों सालों से इस सवाल से जूझते आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका सामना आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा। एक सुबह जब मैं 6 साल का था, मेरी दादी नींद से नहीं जागी, न उस दिन न उसके बाद कभी। यह मौत के साथ मेरा पहला तजुर्बा था। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक तो वो थी लेकिन आज वो नहीं है। क्या वो हमेशा के लिए जा चुकी थी या फिर अब भी वो किसी रूप में जिंदा थी? हिंदू, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में। कुछ धर्मों के मुताबिक मरने के बाद इंसान एक और बेहतरीन दुनिया में प्रवेश कर जाता है या फिर इसी दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। लेकिन इन सब बिलीफ्स में एक ही चीज कॉमन है और वो ये कि हमारा शरीर सिर्फ हमारी आत्मा का एक चोला है और आत्मा अमर है। कई लोग मन ही मन इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन क्या इस बात को साइंटिफिकली साबित या खारिज करने का कोई तरीका है? एबन अलेक्जेंडर पिछले 15 सालों से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरो सर्जरी करते और पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन 2008 में उनके करियर में अचानक एक ऐसा अजीब मोड़ आया जिससे मौत के बाद के जीवन की संभावना का उन्हें गहराई से एहसास हुआ। वो एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के शिकार हो गए और गहरे कोमा में चले गए। मेरे ख्याल से अगर आप इंसानी मौत का एक बेहद करीबी एक्सपेरिमेंटल मॉडल देखना चाहते हैं तो मेनिंजाइटिस से बढ़िया कोई और मॉडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी आपके दिमाग की पूरी बाहरी परत पर जबरदस्त हमला बोलती है। ये मेरी खोपड़ी की कुछ हॉरिजॉन्टल इमेजेस हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे दिमाग की बाहरी परत पूरी तरह से पस से ढकी हुई है। ये सारे बैक्टीरिया सारा ग्लूकोज चट कर चुके हैं और अब सिर्फ मेरे ब्रेन सेल्स बचे हैं जिनका सफाया होना बाकी है। इसलिए मेरा पूरा नियोकॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है पूरी तरह से बंद हो चुका है। 7 दिन की एक तरह की दिमागी मौत के बाद आखिर अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आए। ये एक चमत्कार ही था कि महीने भर में वो फिर से पूरी तरह ठीक हो गए। लेकिन जब वो कोमा में थे तब उनके साथ कुछ हुआ था। मुझे याद है शुरू में जब मैं गहरे कोमा में था तब मुझे कैसा महसूस हो रहा था। उसे मैं कभी कभी दुनिया का अर्थवर्म आई व्यू भी कहता हूँ। कुछ भी साफ नहीं था, धुंधला सा, ब्राउन, रेड, ब्लैक सा। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे सिर पर जड़ें उगाई हूँ और मैं बहुत लंबे समय से वहां पर हूँ। मुझे कुछ याद नहीं था, ना अपनी जिंदगी, ना कोई शब्द। मेरी आवाज जा चुकी थी। आईसीयू रूम में मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं। और फिर इस सब के बीच अचानक मुझे धीमा धीमा संगीत आकार लेता नजर आया। धीरे धीरे वो संगीत फैलता गया और उसके साथ ही वो मनहूस धुंधलापन, वो अंधेरा छंटता चला गया। अचानक मैंने अपने आप को एक बेहद खूबसूरत वादी में दाखिल होते हुए पाया।
मुझे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मुझे अपने हाथ पैर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे थे, पर मुझे इस बात का एहसास जरूर था कि मैं किसी तितली के पंख पर मौजूद कोई छोटा सा कण हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत तितली थी और वहाँ वैसी ही लाखों तितलियां हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थीं और वो झुंड में बहुत ही सुंदर आकार बनाकर उड़ान भर रही थीं। और फिर हम सब ये ब्रह्मांड छोड़कर उस लोक में दाखिल हुए जिसे अब मैंने कोर का नाम दिया है। वो जगह इतनी बड़ी थी और उसका कोई ओर छोर नहीं था। हालांकि वहां थोड़ा अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे ब्रह्मांड से बाहर उस जगह पर पूरी तरह से उस दिव्य शक्ति का सुखद एहसास हो रहा था जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सच कहूं तो मुझे सारे ब्रह्मांड अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे और ये बात बिल्कुल साफ थी कि प्यार उन सब ब्रह्मांडों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अलेक्जेंडर को जो अनुभव हुआ, ठीक इसी तरह का अनुभव पहले भी ऐसे कई लाखों करोड़ों लोगों को हो चुका है जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। लगभग वो सभी लोग कुछ इस तरह की बातों का दावा करते हैं जिनके आधार पर साइंस अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि हमारे मौजूदा जीवन के परे भी कोई और जीवन है। न्यूरो साइंटिफिक एंगल से ये बात किसी को समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा साइंटिफिक दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद वो सब मुझे एकदम साफ साफ याद था। मैंने न्यूरो फिजियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी से रिलेटेड कई मॉडल्स तैयार किए, लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें से किसी से भी मुझे ये जान पाने में खास मदद नहीं मिली कि इस एक्सपीरियंस के बाद मैं जिन इतनी साफ यादों के साथ वापस लौटा था वो मेरे मन में आखिर कहां से आईं। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका कोई भी क्लियर न्यूरो फिजियोलॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एबन अलेक्जेंडर का तजुर्बा यकीनन इतना जबरदस्त था कि उसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी, लेकिन किसी भी सूरत में उसे बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। ब्रूस ग्रेसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने मौत के मुंह से निकलकर आने वाले लोगों के लगभग 1000 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की है। मौत की चौखट से जिंदा लौट कर आने वाले ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा होता है। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उन्हें कोई तेज चमकती हुई रोशनी नजर आती है जो बेहद गर्मजोशी और बेपनाह मोहब्बत के साथ उन्हें अपनी ओर खींचती है। कुछ लोगों को कभी कभी कोई फरिश्ता या देवता भी नजर आता है जिसे वो गॉड या क्राइस्ट भी कहते हैं, या उसे ना पहचान कर उसे कोई महाशक्ति कह देते हैं। कई साइंटिस्ट इन दावों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये दावे लोगों के दिमागी फितूर के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब भयंकर शारीरिक दबाव की स्थिति में हमारे दिमाग के नर्व सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। 70 के दशक में अमेरिका की एयरफोर्स अनजाने में इस बात से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर बैठी। साइंटिस्ट ने पायलट्स को सेंट्रीफ्यूज यानी एक तरह की अपकेंद्री मशीन में घुमाकर उनके शरीर पर जबरदस्त जी फोर्स डाला। इससे उनके शरीर का पूरा खून खींचकर उनके पैरों तक पहुंच गया और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। इस वजह से वो सब बेहोश हो गए। होश में आने पर कुछ पायलट्स ने बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई थी। कुछ का कहना था कि वो अपने शरीर से निकलकर बाहर आ गए थे और ऊपर से अपने शरीर को देख रहे थे। ये सभी अनुभव उन लोगों के अनुभवों से काफी मिलते जुलते थे जो मौत के बेहद करीब पहुंचकर लौट आए थे, लेकिन सिर्फ एक बड़ा फर्क था। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी से वो अपने होश खो रहे थे, उस वक्त कुछ हद तक उनके वही लक्षण थे जो मौत की दहलीज पर खड़े किसी इंसान के होते हैं। लेकिन अपने उस एक्सपीरियंस के दौरान उनमें से किसी की भी अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार, फरिश्ते या दिव्य शक्ति से मुलाकात नहीं हुई। इन सब फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ दिक्कत ये है कि जिस वक्त हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग यानी पेचीदा सोच विचार के लायक नहीं होता, उस दौरान होने वाले परसेप्शंस और पेचीदा यादों के बनने की वजह वो नहीं बता सकते। तो क्या मौत को छूकर आने वाले लोगों के तजुर्बे किसी ऐसे मन का आखिरी ख्वाब होते हैं जो दम तोड़ने वाला है, या फिर वो इस बात का संकेत है कि मौत के बाद भी कुछ और है? इस सच को जानने के लिए एक बहुत बड़ी साइंटिफिक क्वेस्ट छेड़ने की जरूरत है जिससे इंसानी आत्मा का पता लगाया जा सके। लेकिन क्या आत्मा सिर्फ एक मनगढ़ंत चीज है या फिर ब्रह्मांड का कोई बुनियादी अंश?